नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज कॉर्प। पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं और कोई खबर लापता नहीं। आज है अश्विन शुक्ला सप्तमी, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार। ये है आज के समाचारों की एक झलक। रॉ के प्रमुख गोयल की ओली से अकेले में मुलाकात, ताइवान से व्यापार वार्ता पर ग्लोबल टाइम्स भड़का, स्वदेशी लड़ाकू विमान आईएनएस कवरत्ती नौसेना में शामिल, बिहार में आज से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सभाएं, और आर्मीनिया अजरबैजान जंग में कूदने को तैयार है तुर्की। समाचारों की कमी नहीं है, आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। नेपाल में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी के बीच कल भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू का दौरा किया। उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी बंद कमरे में बातचीत की। इस बातचीत का कोई भी विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। नेपाल सरकार की ओर से केवल इतना बताया गया है कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बैठक के दौरान उनके मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। वहीं नेपाल के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ओली अकेले थे, जबकि रॉ प्रमुख गोयल के साथ 2 अधिकारी मौजूद थे। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि भारत के राजनेता ताइवान कार्ड खेलने से परहेज करें, नहीं तो भारत को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, सीमा, आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर कई महीनों से उकसावे की कार्रवाइयों के बाद भारत ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह ताइवान कार्ड पर और ज्यादा खतरा उठाने जा रहा है। भारत ताइवान के साथ व्यापारिक वार्ता करने जा रहा है। ताइवान कार्ड से चीन की लक्ष्मण रेखा पार होगी और भारत को यह ज्ञान होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। WTO के चीनी विशेषज्ञ हुओ जियांगवो ने कहा कि नियमों के मुताबिक भारत ताइवान के साथ अलग से कोई समझौता नहीं कर सकता है, लेकिन भारत के नेता विद्वेषपूर्ण इरादे रखते हैं और वे चीन से और ज्यादा दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। वे चीन पर दबाव डालकर सीमा विवाद में लाभ उठाना चाहते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल युद्धक पोत आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 श्रेणी के स्वदेशी 4 जहाजों में से आखिरी जहाज है और इसका डिजाइन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और यह सेंसर के जरिए पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से लैस होने के साथ इस जहाज को लंबी तैनाती पर भेजा जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि यह दुश्मनों की नजर से बचकर निकल सकता है। नौसेना के मुताबिक जहाज में 90% तक स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है और उसमें ढांचे के निर्माण में कार्बन कंपोजिट पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने कल DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज में एक युद्धास्त्र यानी वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। नाग मिसाइल कैरियर से दागी गई नाग मिसाइल प्रणाली हमारे लक्ष्यों को 4 से 7 किलोमीटर की सीमा तक भेद सकती है। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो दिन और रात दोनों ही समय सभी ज्ञात दुश्मन के टैंकों को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल कोरोना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए विदेश से भारत आने वाले लोगों को अनुमति दे दी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI और PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की इजाजत दे दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आज शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरने के साथ बिहार में सियासी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। दोनों नेता राज्य में अपने अपने गठबंधनों के लिए सिलसिलेवार रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान के लिए डेहरी ऑन सोन, गया और भागलपुर में 3 रैलियों में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगने वाले हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक वाहन में बड़ी नकदी बरामद होने की खबर सामने आई है। आयकर अधिकारियों ने कल सदाकत आश्रम में छापा मारा। वहां पर मौजूद कई नेताओं से उन्होंने पूछताछ की। कांग्रेस दफ्तर में एक गाड़ी के अंदर से लाखों रुपए बरामद किए गए, जिसके बाद आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। करीब 1 घंटे तक सदाकत आश्रम में छापेमारी चली, जिसमें धन के लेन देन को लेकर कई नेताओं से पूछताछ की गई। पूरे हिमालय क्षेत्र में आने वाले वक्त में एक के बाद एक कई भीषण भूकंप आ सकते हैं, जिनकी तीव्रता 8 या उससे भी ज्यादा होगी। चूंकि यह पूरा क्षेत्र बहुत ही सघन आबादी वाला है, इसलिए इतनी ज्यादा तीव्रता के भूकंप से इतनी जिंदगियां जा सकती हैं जितनी पहले किसी भी भूकंप में नहीं गई होंगी। यह चेतावनी एक ताजा अध्ययन में की गई है। इस बारे में आपको इस चैनल पर अलग से भी एक विस्तृत वीडियो देखने को मिलेगा। अध्ययन में जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और जियोफिजिकल डेटा की समीक्षा कर भविष्यवाणी की गई है। विशेषज्ञों ने बताया है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये भूकंप हमारे जीवन काल में ही आ जाएं। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा एवं निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने को कहा है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे शुक्रवार को निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति के समक्ष पेश हों। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि इसी मुद्दे पर अमेजॉन और गूगल के अधिकारियों को तलब करने पर भी संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। दिल्ली दंगों में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद ने कल अदालत में कहा कि उसे जेल में अपनी कोठरी से बाहर नहीं आने दिया जाता और न ही किसी से बात करने दी जाती है। एकाकी होने की वजह से वह अवसाद और दूसरी बीमारियों का शिकार बन रहा है। अदालत ने आरोपी की शिकायत पर जेल प्रशासन से आज जवाब मांगा है। आरोपी उमर खालिद को न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष पेश किया गया। उमर खालिद ने अदालत से कहा कि उसे दोष साबित हुए बिना ही अलग तरह की सजा दी जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे राष्ट्रीय राजधानी में विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे। अदालत ने कहा कि यह प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की हसरत रखने वाले भारत राष्ट्र की अंतरात्मा में एक घाव है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के 3 मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की। हुसैन पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए कथित तौर पर अपने राजनीतिक दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप है। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने इत्तेफाक से इंसानों के गले में एक नया अंग खोज निकाला है। ये वैज्ञानिक प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें यह अंग मिला। नीदरलैंड्स के कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां यानी सैलाइवरी ग्लैंड्स मिली हैं, जिन्हें ट्यूबेरियल सैलाइवरी ग्रंथि का नाम दिया गया है। करीब 100 मरीजों पर हुए अध्ययन में ये ग्रंथियां पाई गई हैं। इस खोज से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। अभी तक माना जाता था कि नाक के पीछे के इस हिस्से यानी नेज़ोफेरिंक्स में कुछ नहीं होता है, जबकि 3 सैलाइवरी ग्रंथियां भी जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे और जबड़े के पीछे होती हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि ये ग्रंथियां 1.5 इंच की हैं
और ये टोरस ट्यूबेरियस नाम के कार्टिलेज के एक हिस्से के ऊपर हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अब तक अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तुर्की अब खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिखाई दे रहा है। मध्य एशिया में खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की ने अब ऐलान किया है कि अगर अजरबैजान की ओर से अनुरोध आया तो वह अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। रूस के पड़ोसी देशों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जे के लिए जंग चल रही है और अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। तुर्की के उपराष्ट्रपति फौत ओक्ताय ने कहा है कि अगर अजरबैजान की ओर से सेना भेजने का अनुरोध आता है तो तुर्की अपने सैनिकों और सैन्य सहायता को देने से हिचकेगा नहीं। अडानी समूह जल्दी ही बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास का जिम्मा संभालने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अडानी समूह 31 अक्टूबर को बेंगलुरु, 2 नवंबर को लखनऊ और 11 नवंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट का कामकाज संभालेगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल थे। अडानी एंटरप्राइजेज ने इन सभी के अधिकार जीते थे। दोस्तों, ये था आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।